है ना, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, देखिए ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया पोषण और न्यूट्रिशन, है ना। आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि स्वपोषी को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, है ना, और परपोषी को हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, है ना। तो क्या कभी आपने इस शब्दों के बारे में सोचा नहीं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है? कभी सोचा? नहीं सोचा, कोई बात नहीं, हम आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, है ना। ऑटो का मतलब स्वयं होता है ना बेटा, है ना। और दूसरा क्या शब्द है? ट्रॉफ। ये ट्रॉफ शब्द जो बना है ये ट्रोफोलॉजी से बना है। किससे बना है बेटा? ट्रोफोलॉजी से बना है। और ट्रोफोलॉजी का मतलब होता है पोषण, है ना। तो पोषण का टेक्निकल शब्द क्या है? ट्रोफोलॉजी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के पोषण संबंधी अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोफोलॉजी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए ये वाला शब्द क्या है, अलग है कि नहीं है। तो जो अपना पोषण स्वयं करता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, है ना। तो अब आपको पता चला एक ट्रोफो शब्द का मतलब क्या होता है ना। तो अगर हम लोग न्यूट्रिशन को अगर ऐसे लिख दें कि इसको हम लोग ट्रोफोलॉजी बोलते तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बात तो एक ही है, चाहे आप पोषण कहिए, चाहे न्यूट्रिशन कहिए, चाहे ट्रोफोलॉजी कहिए, है ना। तीनों क्या है? एक ही जैसा है, ठीक है। तो अब पोषण के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ समझाएंगे लिखाएंगे कम, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैडम आपका डिफाइन कर सकती है कि पोषण होता क्या है? जिसमें संतुलित आहार को, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको जो कमियां बनती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए पोषण। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आपको क्या लगता है? संतुलित आहार ही पोषण होता है। अच्छा, आहार जो हम खाते हैं, मान लो प्लेट में आहार रखा है, वही पोषण है? नहीं, उसकी मतलब कितना उसमें विटामिन, कितना क्या, कितने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए मैडम आप बताइए, उसी को बोलते हैं चीज़ें जो जिसमें सारी मतलब जितनी ज़रूरतें हों, जैसे कि विटामिन। सर आप बताइए। हाँ हाँ, बैठ के बताइए, बैठ के बताइए, ऐसे बताइए। पोषक के आहार का तात्पर्य है कि संतुलित आहार में सारे भोजन पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सभी उसमें आ जाए। अच्छा, ये पोषण है, ठीक है। चलिए सर आपको क्या लगता है? यही होगा। दोनों लोग दोस्त तो नहीं हो कि साथ में ऐसे ही बोलेंगे, हम सब जाएंगे समोसा वहाँ साथ में खाएंगे, है ना। पोषण यही समोसा है, क्यों नहीं है? कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, यही सब छोटी छोटी बातें सीखना है ना। देखिए पहली बात तो ये जानिएगा कि जो पोषण है आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्कर थोड़ा डिम चल रहा है ना। पोषण एक प्रक्रिया मात्र है, बस। पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। पोषण क्या है? एक प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम खाते हैं, खाने से लेकर ऊर्जा बनने तक की पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो पोषण एक प्रोसेस है, कोई पदार्थ का नाम नहीं है। अगर पदार्थ का नाम होता तो जिस चीज़ को हम लोग खाते हैं उसको पोषक पदार्थ बोलते हैं, तो हम टॉपिक क्या लिखवाते? पोषक पदार्थ लिखवाते, पोषण ना लिखवाते, है ना। तो पोषण एक प्रक्रिया है, और कैसी प्रक्रिया है? अंतःग्रहण की, है ना, इनटेक करने की, खाने की प्रक्रिया है। मान लो आपके सामने बढ़िया थाली लगा दिया जाए चिकन उकन का, मटन वटन का, है ना, पनीर वनीर, तो अब देख कर सोचेंगे कि देखते रहें और पूरा प्रोटीन हमारे अंदर पहुंच जाए, चला जाएगा मैडम, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो क्या खाने से पूरा प्रोटीन हमको मिल जाएगा? नहीं, जब तक वो पचेगा नहीं, है ना। फिर पचने के बाद क्या मिल जाएगा? पचने के बाद आंत में रखा रह जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है। उसको लिए क्या होना चाहिए? उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, और एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हो जाना चाहिए? उसको जहाँ यूज़ है वहाँ तक
पहुंच जाना चाहिए, तभी तो कोई पर्पस होता है। आप यहाँ पढ़ने आई हैं किस पर्पस से? नौकरी पाने के लिए, यही तो उद्देश्य है। अब जब नौकरी नहीं पाए, ठीक है, ऐसे वापस चले गए तो क्या उस उद्देश्य का कोई मामला निकल कर आया रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं, बेकार चला गया, है ना। तो पोषण जो हम करते हैं अगर उसका उद्देश्य ना पूरा हो तो वो पोषण नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो पोषण का जो है पहला स्टेप क्या है बेटा? पोषण का पहला स्टेप क्या है? अंतर्ग्रहण है। क्या बेटा? अंतर्ग्रहण या अंतःग्रहण भी बोलते हैं इसको, या इसको हम लोग आम भाषा में बोले खाने की प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया? खाने की प्रक्रिया, है ना। देखिए, अब आपको लगता है कि यार ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके खाने से आदमी को ताकत मिलेगी, मजबूत होगा। तो अब ड्राई फ्रूट का मतलब ये नहीं है कि जाइए दुकान पे, भैया 10 रुपया ले लीजिए, हमको ड्राई फ्रूट देखने दीजिए, पूरा न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा हमारे अंदर। आ जाएगा? नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा ना। अब खाने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है बेटा? पाचन या डाइजेशन होता है। और डाइजेशन ऐसे तो नहीं हो जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स इसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा? अवशोषण होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। और अवशोषण किससे होता है? अरे आंत की दीवारों के द्वारा, है ना। अवशोषण होने के बाद जिस पदार्थ की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँचाने के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं बेटा? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन बोलते हैं। बाकी रेस्ट मटेरियल जो बच गया, जो नहीं यूज हुआ, वो क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उत्सर्जन। तो अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है पोषण के कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर हुए? 5। कौन कौन सा बेटा? है ना। अभी पांचों का सीक्वेंस याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसको इधर कर दे, उसको इधर कर दे, सब कुदरत का निजाम बदल जाएगा, है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहला कौन आएगा बेटा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये सीक्वेंस लगाने को आता है, ठीक है। तो इसको भी याद किए रहिएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैडम आप घर से आए हैं तो कुछ नाश्ता वास्ता करके आए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि घर से लेकर कोचिंग तक पहुंचने में आपको ऊर्जा चाहिए। मान लीजिए चल के आए हैं या जो भी करके आए हैं, है ना। ठीक। अब मान लीजिए हमको बाइक से आना होता तो बाइक को भी तो ऊर्जा देते हैं, और बाइक को ऊर्जा देने के लिए बाइक को हमने क्या कर दिया? ईंधन डाला है, तभी तो चल कर आई है। और आपको कहीं ऊर्जा ईंधन के रूप में थोड़ी ना देखिए तेल डाल दिया आपके सर पर और आप चले आए, है ना। तो उसके लिए आपने क्या किया? खाना खाया है। खाना खाया, मान लीजिए खाने में आपने क्या खाया बेटा? स्टार्च, चावल खाया, तो चावल में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च को जब हम चबाते हैं, है ना, ठीक है, तो उसमें क्या मिल जाता है? चावल के साथ लार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? लार। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पर। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को किस में तोड़ देगा बेटा? माल्टोज में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? माल्टोज। अब ये माल्टोज कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में पहुँचेगा। और छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम का नाम है माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? माल्टेज। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किस में तोड़ दिया बेटा? किस में तोड़ दिया? ग्लूकोज में तोड़ दिया। और ये ग्लूकोज अभी तक कहाँ पर है? छोटी आंत में है। कहाँ पर है? छोटी आंत। और छोटी आंत का काम है एब्जॉर्प्शन करना या अवशोषण करना, है ना। अवशोषण करने के बाद ये जो ग्लूकोज है वो किससे मिल जाएगा बेटा? रक्त से मिल जाएगा, ब्लड से मिल जाएगा। और आपको काम है, ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये अपनी गाड़ी में किसको बैठा लिया? ग्लूकोज को, है ना। और ले जाके कहाँ छोड़ देगा? सेल में, कोशिका में। और आपको पता है कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज मिलेगा, तुरंत इस ग्लूकोज का क्या कर देगा? ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। और ऑक्सीडेशन जैसे करेगा वैसे किसका निर्माण हो जाएगा? एटीपी का निर्माण हो गया, है ना। तो खाया मैंने भात, बना क्या? है ना, एटीपी बना। तो एक प्रोसेस है बेटा कि नहीं है? इन पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं?
पोषण बोलते हैं ना। तो लिख लीजिएगा इस लाइन को, लिखिएगा पोषण, लिखे हैं आप, लिख लीजिएगा पोषण। पोषण अंतःग्रहण की वह क्रिया है, पोषण अंतःग्रहण की वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, साथ ही साथ शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाता है। सबका टेट सीटेड निकला हुआ है, कोई बात नहीं, आपको भी मजा आएगा इसमें। साथ ही साथ शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाता है। इधर देखिए मैडम, कोरोना के समय में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं भैया खाने में अपनी विटामिन सी की मात्रा बढ़ा लीजिए, है ना। इसलिए बढ़ा लीजिए क्योंकि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि रोग से लड़ सके। कोरोना कहीं इधर से गुजरे तो डर जाए कोरोना कि अंदर क्या बैठा है, इनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, अंदर मत जाइए इनके, ये तो हमसे लड़ लेगा, है ना। तो उस विटामिन सी को हम किसके रूप में ले रहे हैं, खाने में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपने खाने में गाजर का हलवा नहीं खाया तो किसकी कमी हो जाए, खाते हैं गाजर का हलवा, कल ले आइएगा मेरे लिए भी, ठीक है ना। गाजर का हलवा में क्या मिलेगा, अब शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। खाने में आयोडीन नहीं ले रहे हैं आप तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। विटामिन डी नहीं ले रहे हैं खाने में या बाहर से तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स बीमारी हो जाएगी। तो इसको भी तो हम लोग अपने खाने में शामिल करते हैं कि नहीं, अगर ना शामिल करें तो क्या हो जाएगा, अरे शरीर में। तो शरीर को रोग प्रतिरोधक भी तो आपका खाना बनाता है। जो आदमी क्या है अपना खाना एकदम से मेंटेन खा रहा है उसको दवाई की, डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब उसका शरीर कंप्लीटली क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है, रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर है। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए मैडम, आपने सुना होगा सजीव, लिविंग, है ना। आप कैसे परिभाषा देंगे कि सजीव किसे कहते हैं, आपको पता है बेटिया, जिसमें जीवन पाया जाता हो। आपको क्या लगता है, जिसमें जीवन हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगता है लिविंग किसको बोलते हैं बेटिया, हाँ मैडम आप बताइए लिविंग किसको बोलते हैं, जिसमें जान हो, है ना। आपको क्या लगता है, विकास करते हो। वेरी गुड, और चलिए कोई बात नहीं, दूसरे जीव उत्पन्न करने की। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए लिविंग का सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं होता है कि कोई कह दे कि चल रहा है, घूम रहा है, सिर्फ एक ही नहीं होता, बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं। तो एक एक करके हम उंगली पे बताएंगे, लिखाएंगे नहीं, बहुत टाइम लगेगा। लिविंग उनको बोलते हैं जिनका शरीर कोशिका से बना होता है, सेल से बना होता है। बिना सेल का लिविंग, ठीक है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जिसमें सेल पाया जाएगा वही क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा, पहला तो, है ना। देखिए सेल जैसा स्ट्रक्चर वायरस में नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर होते हैं तो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जैसे वो हमारे अंदर पहुंचते हैं वो हमारे सेल को ही अपना घर बना लेते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, लिविंग हो। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जो सेल का स्ट्रक्चर प्राप्त करता है वही क्या है, लिविंग है। समझ में आया, ठीक है। तो नो सेल नो लाइफ। बस फर्क इतना है कि जो जंतु अपनी पूरी जिंदगी एक ही कोशिका में गुजार देते हैं उनको एक कोशिकीय बोलते हैं, और जो एक से अधिक कोशिका में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं घर से,
है ना। तो एक कमरा लेते हैं, उसी में वो खाना बनाते हैं, उसी में वो क्या करते हैं, अपना सोते भी हैं, उसी में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी क्रियाविधि करते हैं। तो कहा जाएगा यह व्यक्ति एक कमरे प्रणाली है, मतलब एक ही कमरे में अपनी ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, गुजार रहा है। लेकिन वैसे अमीर लोग होते हैं ना, पूरा हाल होता है, ड्रेसिंग, कंघा वाला हाल, दूसरा ये हाल, गेम खेलने वाला हाल, तो वो क्या हो गए, बहुकमरी है ना। तो जिसका सेल है एक, मतलब जिनका शरीर एक ही कोशिका की बनी होती है, वो क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। जैसे प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ठीक है, अमीबा, ये सब क्या हैं, एक कोशिकीय हैं। और हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय, है ना। दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, दूसरा कि उसमें प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या जीव द्रव्य होना चाहिए। बिना जीव द्रव्य की कोई क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे बेटा हमने बताया था कि जब ब्लड ग्लूकोज को ले जाकर कहाँ छोड़ेगा, सेल में, है ना, और सेल के अंदर क्या पाया जाता है ना, जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य में क्या मिलता है बेटा, कोशिका के अंग मिलते हैं, और उसी कोशिका के अंग में क्या मिला था बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी का निर्माण करना। और इंसान जिंदा तब माना जाता है जब तक उसके अंदर एटीपी होता है, और जब एटीपी बनना बंद, अल्टीमेटली लीड टू डेथ, है ना। तो क्या होगा, अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को रहने के लिए कौन सी जगह चाहिए, प्रोटोप्लाज्म चाहिए। जब प्रोटोप्लाज्म ही नहीं तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या एटीपी बनेगा, जब एटीपी नहीं बनेगा तो क्या वो लिविंग कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो सभी सजीवों में पाया जाना एकदम से जरूरी है। क्यों, क्योंकि सभी जैविक क्रियाएं जो है वो कहाँ पर रहती है, सभी जैविक क्रियाएं कहाँ हो रही हैं, अरे प्रोटोप्लाज्म में हो रही है। इसीलिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हक्सले। हक्सले ने बोला, ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब ये उन्होंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म जो है या जीव द्रव्य सभी जीवों की भौतिक आधारशिला है। क्योंकि जितनी भी हमारे शरीर की रासायनिक क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है, प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो दो लक्षण हो गए सजीव के। तीसरा लक्षण क्या है, न्यूट्रिशन या पोषण, है ना। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से लेते हैं, है ना। उसी रॉ मटेरियल से ही किसका निर्माण हो रहा है, एटीपी का, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। बस फर्क इतना है कि पौधे में अलग प्रकार का पोषण होता है और जंतुओं में अलग। पर पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं और जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तीन लक्षण पता चल गया। चौथा लक्षण है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास दो अलग अलग शब्द हैं। वृद्धि उनको बोलते हैं, ठीक है, जो एक ग्रोथ जो है वो उनको बोलते हैं जो एक निश्चित समय तक होते हैं। जो डेवलपमेंट जो होता है वो उनका कोई समय नहीं होता। तो पौधे में वृद्धि जो है वो पूरे जीवन काल तक चलती रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो चाहे पौधे हो चाहे जंतु, दोनों में डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, मतलब पूरे जीवन काल चलता रहता है। जैसे मानसिक विकास हो गया, है ना, ये पूरे जीवन काल तक चलता रहता है ना। तीसरा है गति एवं गमन। अगला जो है गति और गमन। पौधे और जंतुओं में अंतर पाया जाता है गति और गमन के मामले में, ठीक है। दो अलग अलग शब्द हैं, हिंदी नहीं समझ आती है, ठीक। देखिए, गति को मूवमेंट बोलते हैं और गमन को लोकोमोशन बोलते हैं। ये दो अलग अलग शब्द हैं। गति उनको बोलते हैं जैसे हम लोग हिलना डुलना, इस समय हाथ चला रहे हैं, ये गति हो रही। लेकिन अगर हम चल के यहाँ पहुँच जाएं तो ये क्या है, गमन है। तो सभी सजीवों में गति और गमन पाया जाता है, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए, एक आध को, ठीक है। तो पौधे में क्या पाया जाएगा, गति पाया जाएगा, गमन पाया जाएगा, गति, है ना। पता लगे कि पौधे को गमन बता दे, कल वहाँ लगाया पहुँच गया वहाँ पे सुबह, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो पौधे में क्या पाया जाता है, गति, जबकि जंतुओं में गति और गमन दोनों पाया जाता है। कुछ पौधे को अपवाद के रूप में छोड़ दिए, जैसे सिंगाड़ा लगाइए तैर के चला जाता है दूसरी जगह पर, तो उसमें भी तो लोकोमोशन हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिफरेंट है ना। साइज में भी वेरिएशन पाया जाता है ना। छोटे जीव से लेकर जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उससे लेकर हाथी जैसे विशालकाय जो है वो क्या होते हैं,
है ना, जंतु पाए जाते हैं। साथ साथ में आप ये भी देखा होगा कि सबकी साइज में विविधता होती है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने एक सांचा बनाया, दुनिया में सभी सजीवों को एक सांचे के रूप में डाल दिया, है ना। सब में क्या होती है, अलग अलग वैरायटीज़ होती है, ठीक है, विविधताएं पाई जाती है। इसके बाद अगर आता है तो रिस्पायरेशन, श्वसन भी सजीव का एक लक्षण है। क्यों लक्षण है, देखिएगा, आपको पता है एटीपी का निर्माण बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। अगर हाइड्रोजन होता तो क्या होता, रिडक्शन होता, बट यहाँ पर एटीपी का निर्माण के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण हो, और ऑक्सीकरण होने के लिए क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि पौधे को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बस फर्क इतना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बट रिस्पायरेशन दोनों में होता है, और दोनों अपने अपने प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला लक्षण रिप्रोडक्शन, प्रजनन। सभी सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। अगर क्यों होती है, क्योंकि वो अपने जैसी जाति को बनाए रखे, सस्टेन रखे स्पेसीज को। नहीं तो पता लगे एक मक्का का दाना हम लोग को मिल गया और उसको गप से मुंह में डाल लिए, है ना, तो लगा मक्का का जन्म, वो पूरी वंश खत्म हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मक्का को खेत में डालते हैं, एक मक्के से 10 मक्का होगा, 10 से 100 होगा, तो इससे क्या होगा, स्पेसीज क्या रही है, बढ़ गई है ना। और यही मामला है कि जैन धर्म की जो नियतवाद सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत था वो फेल हो गया था। आपने पढ़ा है, हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, जब आदि शंकराचार्य जी आए तो इन्होंने इनकी बातों को गलत कर दिया। यही वजह था कि जैन धर्म आगे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, नहीं तो हिंदू धर्म कन्वर्ट इनटू जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म, और रोक लग गई है ना वहीं पर, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने जैन धर्म में ये कहा कि आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में ग्रहण हो जाती है, बस वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से। अच्छा काम किए हो तो बढ़िया आगे अंबानी बनोगे, बुरा काम किए तो कुत्ता बनोगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि आत्मा क्या होती है, सस्टेन होती है, मतलब नियत होती है, बस वो अपने शरीर को बदल देती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में आबादी कांस्टेंट नहीं होती, है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। दूसरी बात, तो सभी सजीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। धीरे धीरे आबादी बढ़ रही है ना। कोरोना आया, आबादी को क्या कर दिया, कहाँ कम कर दिया, बढ़ रहे हैं, है ना। इतना कम होने से नहीं कम होगा, ठीक है। खूब भूकंप आ जाए, है ना, 10-12 देश जल जाए, मर जाए, धस जाए, तब जाके थोड़ा कम होगा, है ना। कोरोना में कहो तो और उल्टे बढ़ गया, खा खा के आदमी चौड़ा हो रहा है एकदम से, है ना, ठीक है, ऐसा होता है। मरे तो बहुत कम लोग हैं, उनको मर जाना भी चाहिए, ठीक है। तो बहुत कमज़ोर थे बेचारे, है ना, जिनका फेफड़ा गड़बड़ था, है ना, वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है। बहुत लोग सुसाइड करके मर गए, इनको कमाने खाने का, तो निकम्मे लोग किए होंगे सुसाइड जो इरादों से कमज़ोर रहे होंगे, है ना। खैर चलिए छोड़िए। तो रिप्रोडक्शन हो गया बेटा। इसके बाद का अगर देखें तो सेंसिटिविटी, है ना, संवेदनशीलता। सभी सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है। अगर आपकी उंगली अगर लगाया जाए तो आपको पता चलेगा कि हमको किसी ने टच किया। तो पौधे को भी टच किया जाता है तो उसको पता चलता है। बस फ़र्क इतना है कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम विकसित होता है, और इसलिए आप उनको छुएंगे तो तमाचा खींच के मार देगा। पौधे के बेचारे कहाँ तमाचा मार पाएगा, है ना। पौधे के बाद अगर नर्वस सिस्टम होता तो वो डाल तोड़ के मारता बहुत तेज़ी से, है ना। उसको काटा करिए, उसको पता है कि हमको काट रहे हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाता है, प्रत्यावर्ती क्रिया नहीं कर पाता है। तो ये भी होना चाहिए सजीव में। और सजीव में क्या होना चाहिए, सजीव में उत्सर्जन भी होता है ना, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो एक विशेष उत्सर्जी अंग के द्वारा शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि पौधे जो होते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ को, ठीक है, छाल के माध्यम से निकालते हैं। जो हम लोग लैटेक्स वगैरह पढ़ते नहीं, गोंद पोंद ये जो है ना, ये सब क्या है, उनके उत्सर्जी पदार्थ है ना। अगला है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। अब ऐसा नहीं कुछ को भगवान ने धरती पर उतार दिया मरेगा ही नहीं, मरेगा। पैदा हुआ,
है ना, किशोरावस्था को जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, वृद्धावस्था को जाएगा और एक निश्चित समय के बाद वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये पूरा जीवन चक्र चल रहा है कि नहीं है? ऐसा नहीं फलाने उतर गए हैं तो मरी का नाम ही नहीं ले रहे, 1200 साल से हमारे दादा जिंदा हैं, ऐसा होता है कभी? 60 साल के बाद अपने आप मर जाएंगे, फिर उनकी जगह कोई और लेगा, है ना। ऐसे क्या होता है, ये जीवन चक्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। कोई आदमी ऐसा जवान हो गए तो जवान ही रहेगा, बुढ़ा हो गया तो बुढ़ा, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सारे लक्षण किसके हैं? सजीव के हैं, है ना। तो अब अगर हम लिखवाएं कि पोषण सजीवों का एक लक्षण है तो बात गलत हो जाएगी। हाँ, तो लिख लो बेटिया, पोषण सजीवों का एक लक्षण है। पोषण सजीवों का एक लक्षण है ना। अब आप हेडिंग बनाएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इसको बोलते हैं हम लोग पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। चलिए मैडम बताइए कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? पोषण सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी किस में होते हैं? हाँ नहीं, स्वपोषी पौधों में होता है और परपोषी किस में होता है? जंतुओं में, है ना। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पहला स्वपोषी। तो अगर हम लोग बात करें पोषण कितने टाइप्स के हुए बेटा? 2 प्रकार के, एक हुआ स्वपोषी और दूसरा हुआ परपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी के मामले में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन घुमा देता है तो बच्चा गच्चा खाकर गिर जाता है ना। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, आप बताइए मैडम, पर स्वपोषी किसको बोलते हैं? स्वपोषी जो अपना भोजन मतलब स्वयं बना लेते हैं, पौधे हैं। वेरी गुड। आप बताइए आपकी नज़र से उनकी सवाल क्या है, जब मतलब आंसर सही है कि गलत है? सही। वेरी गुड। बेटी आप बताइए। सही है। सही है सर, जो अपना स्वयं बनाते हैं। अच्छा, आपको भी लगता होगा यही, है ना। वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए, तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इसका मतलब उसके पास कोई एक स्पेसिफिक विधि होगी, कोई एक अलग सिस्टम होगा जिसकी वजह से बना लेते हैं। नहीं तो हम क्यों ना बना लें, है ना। हम तो किचन में जाकर मैगी बनाते हैं, तो हम क्या स्वपोषी हो गए? नहीं होंगे ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके पास प्रकाश संश्लेषण क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया आखिर पौधे में ही क्यों होता है, आदमियों में या इंसानों में या जानवरों में क्यों नहीं हो जाता है? ठीक है, तो कुछ ना कुछ, है ना, यूनिफिकेशन होता होगा या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर उसके पास होते होंगे जो पौधे ही क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो लिख लीजिएगा इस पॉइंट को पहले, वेज उधारी जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भूमि से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटिया? स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, आप पढ़ चुकी हैं? अच्छा, प्राचीन काल में ना। चलिए देखिए बेटा, पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, भूमि से
जल ले लिया, उसको क्या मिला, सनलाइट मिला, और फिर क्या कर दिया बेटा, प्रकाश संश्लेषण कर दिया, है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना लिया, ग्लूकोज तैयार कर लिया इसने, है ना। बहुत सारे ग्लूकोज जोड़कर वो स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके और अपने पास सुरक्षित रख लेता है, सोचता है कि कभी इन केस हम ना कुछ कर पाएँ तो इसी स्टार्च को कंज्यूम कर लेंगे। तब तक आदमी आता है, आलू उखाड़ के और ले जाके भून के खा लेता है, वो उसका खाना है, और खा किसने लिया, हम लोगों ने खा लिया, है ना। इसीलिए ये क्या होते हैं, स्वापोषी प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। और हमने इसको उखाड़ के खाया तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। यही सब समझना होगा, तभी आप पिरामिड समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्वापोषी होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं या प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, अरे भैया कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, है ना। तो देखिए बच्चों, अब आखिर प्लांट ही क्यों ऐसा है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अगर हम लोग प्लांट सेल का अध्ययन करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे बेटा, प्लांट सेल का। प्लांट सेल की बाहरी दीवार को क्या बोलते हैं बेटा, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेल वॉल, या इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और इनका कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। तो ये बहुत आसान सवाल पूछा जाता है कि पौधे की कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी। अब पौधे की कोशिका में केंद्रक भी पाया जाएगा, है ना। साथ साथ में इनके कोशिका धर्म में कोशिकांग पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा। और सेल ऑर्गेनल में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, है ना, बहुत सारे पाए जाएंगे। और उन्हीं में से एक और सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है लवक। क्या नाटा, लवक या प्लास्टिड। क्या नाटा, लवक या प्लास्टिड। ये सिर्फ पौधों में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, पौधों में। एक जंतु है सिर्फ उसमें पाया जाता है, वो हम अब बाद में बताएंगे, ठीक है। जैसे युगलीना है उसमें भी पाया जाता है, ठीक। तो युगलीना जंतु है। तो पौधे की जितनी भी कोशिका होंगी सब में क्या पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा, है ना। देखिए मैडम, इधर आपने सुना होगा कवक का नाम। कवक में लवक नहीं पाया जाता, इसलिए उसको प्लांट में दर्जा नहीं दिया गया है, प्लांट से बाहर भगा दिया गया उसको। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखिए, ये लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है आवर्णी लवक। क्या नाम है, आवर्णी लवक। दूसरा नाम है हरित लवक, और तीसरा नाम है बेटा वर्णी लवक। देखो, आवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। ये रंगहीन होता है, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता है। ये कैसे होते हैं बेटा, हरा कलर का होता है। और ये कैसे होते हैं बेटा, रंगीन होते हैं। तो ये कलरलेस होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, और ये कलर्ड होते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें बेटा तो पौधे की, तो पौधे के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पौधे के, 2 भाग। जो जमीन के नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रूट या मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट या मूल। जो जमीन के ऊपर होता है इसको हम लोग सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सूट ना कहिएगा, सूट बोलते हैं, ठीक है। और सूट को हिंदी में बोलते हैं प्ररोह बोलते हैं। तो पौधे के कितने भाग हुए, 2 भाग हुए। कौन सा, जो जमीन के नीचे है वो क्या है, रूट, और जो जमीन के ऊपर है सूट। अब इसी सूट में क्या आ जाता है, तना, पत्ती ना, फूल और फल। ये सब किस में आएंगे बेटा, सूट में। तो पौधे का वह भाग मैडम बताइए जो प्रकाश से दूर है, कौन सा भाग है, रूट। तो रूट में क्या पाया जाएगा, आवर्णी लवक पाया जाएगा। पौधे का वह भाग, ठीक है, जो हरा कलर का दिखाई देता है, क्या है,
उसमें क्या पाया, तो आपसे हरित लवक कहाँ पाया जाएगा, पत्ती में पाया जाएगा। और हरित लवक पत्ती में पाया जाता है, और आपको पता हरित लवक में क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। क्या बेटा, पिगमेंट है या कलर है या रंग है या वर्णक है। ठीक है, आपके एग्जाम में सीधा सवाल पूछा है कि क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। जैसे आप एक टब पानी ले लीजिए, है ना, पानी का रंग कैसा होता है, रंगीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। और उसमें एक चुटकी लाल रंग डाल दीजिए तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल, है ना, लाल हो जाएगा। तो एक चुटकी रंग क्या है, एक वर्णक है, रंग है कि नहीं है। वैसे पत्ती कैसी है, कलरलेस है, उसमें एक चुटकी क्या डाल दिया, क्लोरोफिल डाल दिया, तो पत्ती का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया। और इसीलिए ये क्लोरोफिल किसका काम कर रहा है, पिगमेंट का काम कर रहा है ना। तो पत्तियां हरी क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। समझ में आया बेटा। क्लोरोफिल का काम है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या काम है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना। और फोटोसिंथेसिस जो होता है बेटा, यही जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा वही क्या होगा बेटा, स्वपोषी होगा। जिसमें फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस होने स्वपोषी होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, स्वपोषी होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण होना चाहिए। और प्रकाश संश्लेषण को कौन कराता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसका हिस्सा है, और हरित लवक किसका टाइप है, लवक। और लवक किस में पाया जाता है ना, पौधे में पाया जाता है। और वो भी पौधा कैसे होना चाहिए, हरा, है ना। तो जब भी कभी आप एग्जाम्पल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हरे पौधे। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा, हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है। और इसीलिए पौधे का पूरा खाना कहाँ बन रहा है, पत्तियों में। इसीलिए पत्ती को क्या बोला जाता है, पौधे का किचन बोला जाता है, या पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है। जैसे ये किचन है, ठीक है, अब यहाँ खाना बनेगा, सर्कुलेट होगा सब जगह कि नहीं होगा, है ना। तो वैसे खाना कहाँ बन रहा है, पत्ती में बन रहा है। बाकी एक एक प्लेट सबको दे देते, तना को भी दे देते, इनको भी दे देते, उनको भी दे देते, है ना। समझ में आ रहा बेटा, नहीं समझ में आया, फिर से बता दें। देखिए मैडम इधर मेरी तरफ, सी लिखिए मत समझिएगा। प्लांट सेल में लवक पाया जाता है, सिर्फ पौधे में लवक पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक, आ का मतलब होता है एब्सेंट, और वर्णी का मतलब होता है कलर, वर्ण, है ना। तो इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, रंगहीन। क्रोमो का मतलब, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, है ना, ठीक। तो इसमें कौन सा रंग होता है, और वर्णी मतलब क्या होता है, कलर्ड, है ना, या इसको बोलते हैं क्रोमो। क्रोमो हम लोग पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी, है ना, किसी रंगीन चीज़ का एक्सरा लेना होता है तो उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी करते हैं ना। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, मतलब इसका रंग कैसा होता है, रंगीन होता है ना। और जो अवर्णी लवक होता है, जो पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जिनका कोई कलर नहीं होता। जिनका कोई कलर नहीं होता पौधे का कौन सा भाग है, रूट है ना, ठीक। अब रूट में है, और पौधे का वह भाग जिसका रंग हरा होता है, तो हरा कौन होता है, पत्ती, है ना। तो पत्ती में क्या पाया जाएगा, है ना, हरित लवक। और हरित लवक का हिस्सा कौन है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वर्णक है। इसी वर्णक की वजह से पत्ती का रंग कैसा होता है, हरे होते हैं। और इस क्लोरोफिल का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण कराना। और जो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी, ठीक है। तो भगवान ने इसे सिस्टम में डाल के रखा है इसमें कि क्या कर ले, ये स्वपोषी हो जाए। अगर यही आपने वो सिस्टम डाल दिया होता तो आप क्या हो जाते, स्वपोषी हो जाते। समझ में आ रहा है, कमाने उमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, छत पे खड़े हो जाते, सूरज की रोशनी मिलती है ना, पैर नीचे बाल्टी में डाल देते, पानी मिलता रहता है ना, मिलता कि नहीं। और प्रकाश संश्लेषण होता है ना, आराम से चौड़िया के चौराहे पे घूम। हाँ, समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर नहीं जानोगे तो इकोसिस्टम चवन्नी का भी नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है। ये सारी, क्योंकि यही सब बेसिक, वो पिरामिड बना देता है और घास लिख देगा, अब पता लगेगा घास कहाँ रखे, नीचे रखें, ऊपर रखें, आगे रखें, तो गड़बड़ हो जाता है बेटिया, ठीक है। तो स्वपोषी समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। बोर्ड छोटा लग रहा है, ठीक।
हमको डर लग रहा है मुझे लड़ ना जाए। ठीक है। तो इससे सफर ही ज़्यादा। हाँ हाँ, और हमारी आदत है कि हम बहुत दबा के लिखते हैं, तो डर लगता है दबा के लिखे उन पीछे गिर ना जाए, है ना। वर्णी लवक उनको बोलते हैं जो रंगीन जगह पर पाए जाते हैं। तो रंग अलग अलग तो कलर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। जैसे हमारा, हाँ, जैसे फल या फूल हो गया। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई पूछा जाए पपीते का पीलापन कैसे होता है, कैरियोजैंथिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? कैरियोजैंथिन की वजह से पपीते का रंग पीला। तो उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरियोजैंथिन पाया जाता है। ठीक, कैरोटीन जो पाया जाता है उसकी वजह से विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है उसमें। बट कैरियोजैंथिन जो होता है, इस कैरियोजैंथिन की वजह से पपीते का रंग पीलापन आता है। ठीक है। हाँ, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल, क्या होता है? एंथोसाइनिन जो होता है, ठीक है, उसका लाल कलर आता है सेब का। ठीक है। तो जैसे जैसे पिगमेंट बदलता रहता है, रंग भी क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक, आगे बढ़े बेटा। चलिए, तो सौपोशी हो गया पक्का। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इकोसिस्टम का है, और बच्चा पूरा इकोसिस्टम पढ़ लेता है, समझ नहीं पाता है, आगे बढ़ जाता है, नौकरी भी मिल जाती है, शादी भी हो जाती है, लड़के बच्चे वाले भी हो जाते हैं, बट वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में पौधे का काम क्या है। तो पौधे का काम है अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलना। प्रकाश संश्लेषण की असली परिभाषा कौन सी है? ये अभी तो हमने चवन्नी अठन्नी वाली परिभाषा बताई, लेकिन एक्चुअल परिभाषा ये है कि ये क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। और जो हम लोग हैं एनिमल्स, वो कार्बनिक को अकार्बनिक में बदल, यही नेचर की साइकिल है। जो जीवन का जो चक्र है, कुदरत का जो चक्र है, वो यही है कि कुछ जो है कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलते हैं और कुछ अकार्बनिक को कार्बनिक। अगर पौधे, ठीक है, अकार्बनिक से कार्बनिक ना बनाते तो पौधे को भी विटामिन और प्रोटीन देना पड़ता। कभी सुना है कि पौधे को विटामिन और प्रोटीन दे रहे हैं? पौधे को क्या दे रहे हैं? यूरिया दे रहे हैं। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटास देते हैं, मतलब पोटेशियम देते, फास्फोरस देते, ये सब देते हैं ना। नहीं तो कभी सुना होगा मल्टीविटामिन टैबलेट अपने पौधे को दे दीजिए, ऐसा सुना? अरे तो फंस गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए लिखिए, लिखिएगा, पौधे अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। पौधे अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इनऑर्गेनिक को किस में बदल देते हैं? ऑर्गेनिक में बदल देते हैं। तो मैडम पहली क्लास कर रही हैं मेरी? अच्छा, वेरी गुड। बताइए, कार्बनिक और कार्बनिक किससे कहते हैं? हमने कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को अकार्बनिक पदार्थ कहा, तो आखिर क्यों कहा? क्योंकि सर ये कार्बनिक में बदल देते हैं। नहीं, हमने यह कहा, हम तो वो पूछा ही नहीं, हमने ये पूछा कि कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, आप बताइए, आप बताइए मैडम, बहुत ठंडी लग रही है। कार्बन थी ना इसमें, बाद में उसको जो है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया। चलिए, वेरी गुड, बताते हैं आगे। आप बताइए मैडम, आप बताइए सर। कोई बात नहीं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु पाया जाता हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक, है ना? नहीं समझ पाए? इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, इसमें कार्बन दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी हम इसको किस में रखे हुए हैं? अकार्बनिक में। इसके पीछे भी वजह है। तो देखिए इधर, ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु पाया जाता है, उनको हम लोग किस में रखते हैं? कार्बनिक यौगिक में रखते हैं। और जिसमें नहीं पाया जाता है वो क्या है?
अकार्बनिक। लेकिन एक चीज़ और क्लियर करना है, ठीक है, कार्बन के बाद क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कह सकते हो कि कार्बनिक पदार्थ उनको कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है। तो अब बताइए, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बॉन्ड मिल रहा है? नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना? तो ये क्या हुआ बेटा? कार्बनिक है कि अकार्बनिक हुआ? अकार्बनिक हुआ। ये तो ऑलरेडी नहीं है ना? ये बताइए कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? क्योंकि कार्बन के बाद क्या पाया जा रहा है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन जरूर है लेकिन वो उसके पीछे क्या है? वजह यह है कि उसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है वो भी तो नहीं है। तो कह सकते हो यह अकार्बनिक है, ये तो ही है अकार्बनिक। और इन अकार्बनिक पदार्थ को किस में बदल दिया गया? कार्बनिक पदार्थ बदल दिया गया। ठीक है मैडम, यूँ बताओ कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? सूरज की रोशनी की क्यों ज़रूरत पड़ी? बगैर सूर्य की रोशनी के प्रकाश संश्लेषण नहीं है। ऐसा तो नहीं है। ऊर्जा के लिए तो ऊर्जा लेकर वो क्या करेगा? कुछ तो काम है बहुत ज़रूरी। मज़ा नहीं आया आपकी बात का? हाँ, यही प्रकाश जो है ये इसके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। क्या करता है? पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ता है, तभी तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? इस दुनिया में जब जीव आया था तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। केवल क्या था बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड था और क्या था? पानी था। अब इसी में से तोड़कर ही तो पानी निकालना है। तो पानी को निकालने के लिए इस दुनिया में कौन सा पौधा आना चाहिए? जो फोटोसिंथेसिस कर सके, जो फोटोसिंथेसिस कर सके। हम पढ़ते हैं, जब सर ने पढ़ाया होगा ज्योग्राफी के बारे में, ये पृथ्वी पर लाखों वर्ष वर्षा हुई, वहाँ पानी पानी भर गया सब, है ना? तब भी ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा सुने, कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? ये पानी से जब ऑक्सीजन अलग होता तभी तो ऑक्सीजन माना जाता। तो पानी को ऑक्सीजन से अलग कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है। और प्लांट के अंदर क्या पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दे रहा है? तोड़ दे रहा है। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो किस में टूटता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, तो इस संसार में जब जीव आ चुका था तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और पानी था, ऑक्सीजन नहीं था। अब ऑक्सीजन तब आया जब इस दुनिया में ब्लू ग्रीन एल्गी जैसा शैवाल आया, जो सूर्य का प्रकाश लेकर वायुमंडल से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से या पानी लिया और उसको किस में कन्वर्ट किया? है ना? मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया, साथ साथ में क्या दिया? ऑक्सीजन। तभी ये ऑक्सीजन इस धरती पर आया, है ना? तो पूछा जाता है कि जीवों की उत्पत्ति के समय इस संसार में या इस पृथ्वी पर कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो किसी का दिमाग ही नहीं जाता है वहाँ तक, है ना? लोग ऑक्सीजन नहीं क्लिक करते हैं कि यार ऑक्सीजन के बगैर तो जीव संभव ही नहीं है ना? लेकिन कौन सा आंसर सही होगा? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ ये बातें? ठीक है, तो क्या पौधा नहीं होता तो ऑक्सीजन रहता? है ना? एक संता था, है ना? संता ने बंता से पूछा कि अच्छा बताओ, ऑक्सीजन अगर इस धरती पर नहीं होता तो क्या होता? तो संता ने कहा भैया आप हमसे सवाल ना कर रहे होते, है ना? तो कुछ कहानी ऐसे ही है कि नहीं है? पौधे नहीं रहेंगे तो क्या ऑक्सीजन बनेगा? नहीं, क्योंकि पौधे ही क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। अब देखिए मैडम, कभी कभी पेपर में छप कर आता है कि भैया अब कार चलेगी पानी से, है ना? कार चलेगी पानी से। इस कार में जब पानी डाला जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, है ना? तो किस में तोड़ा जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना?
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटेगा, जब दो हाइड्रोजन जो मिलेगा तो किसका निर्माण करता है? हीलियम का निर्माण करता है, और हीलियम ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको तोड़ने वाली मशीन बड़ी महंगी मिलती है, नहीं तो अगर सस्ती होती तो हर आदमी जा रहे हैं नहर से पानी डाल दिया उसमें चला रहे हैं अपना आराम से। लेकिन महंगी क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़कर फिर से हीलियम बनाने वाली जो मशीन है वो महंगी है कि नहीं है? तो दिखने में तो बड़ा आसान, अरे पानी से चलेगी, तो लोगों को लग रहा है कि पानी से ऐसे चल जाएगी। कैसे चलेगी पानी से? जब इसको तोड़ा जाएगा, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, तो दो हाइड्रोजन इसको मिलेगा, हीलियम बनाएगा, और हीलियम एक ऊर्जा है कि नहीं है? पक्का? आगे बताएं। तो स्वपोषी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। मेन काम उसका क्या था? अकार्बनिक पदार्थ को। अब परपोषी के बारे में जान लेते हैं। परपोषी लिखिएगा, परपोषी हेटेरोट्रॉप्स। परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स HETEROTROH नहीं बेटिया HETEROTROPH हेटेरोट्रॉप्स लिख लिया परपोषी। चलिए मैडम बहुत सुंदर परिभाषा बता दीजिए इसका। परपोषी हाँ सर, वो परपोषी क्या करते हैं? वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ नहीं, ये तो हमने एडवांस वाली बात बता दिया है ना, जो पहले। परपोषी जो मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है, मतलब अपने मतलब भोजन के लिए, एनर्जी के लिए दूसरे के पर। वह जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी बोलते हैं, है ना। तो अब दूसरे जीवों पर निर्भर करते मतलब वो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते। तो भोजन की प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज्ज़ा खा रहा है, कोई दाल भात खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है ना। तो सबका भोजन का नेचर क्या है? अलग अलग है ना। ठीक है। तो इसके आधार पर परपोषी को हम लोगों ने क्या कर दिया है? अलग अलग। तो लिख लीजिएगा, इसकी परिभाषा नहीं लिखाएंगे, सब लोग जानते हैं। ठीक है। लिखिएगा कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर परपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर परपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। बेटा ये सब अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, चाहे जितना भी जतन कर ले कोई। पहला है बेटा पूर्ण भोजी। पहला क्या बेटा? पूर्ण भोजी, या इसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते बेटा? होलोजोइक। देखो होलो का मतलब होता है होल या पूर्ण, और जोइक का मतलब होता है एज एनिमल। एज एनिमल मतलब अपना भोजन किसके जैसा प्राप्त करते हैं? एनिमल्स के जैसा, है ना। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए, लिखिएगा, वे जंतु जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? है ना। चलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण भोजी, या इसको बोलते हैं होलोजोइक। अब इसमें कौन आ जाएगा? मानव को रखा जा सकता है इसमें? एग्जैक्टली रखा जा सकता है भाई। मानव भी खाना जो लिक्विड या सॉलिड ही लेता है ना। चना चबाना हो तो सॉलिड है, ड्रिंक करना हो तो क्या होगा? वो नहीं, शाम को हाँ जूस, मुझे लगा वो वाला है ना, देसी ठर्रा पौवा जो आता नहीं। एक ब्रांड का नाम जानती थी मैं पहले, नहीं जानना भी मत, अच्छी बात नहीं है। ठीक है।
ठीक, चलिए। तो वे जीवधारी जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसमें कौन आएगा? मानव आ जाएगा, लेकिन मेढक भी आ जाएगा इसमें, मानव भी आ जाएगा और मेढक भी आ जाएगा इसमें। मानव, मेढक, अमीबा भी आ जाएगा। अब मैडम देखिए अमीबा अपना खाना कैसे खाता है, इधर देखिए। आपने सुना होगा कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है ना। मान लीजिए अमीबा का खाना यहाँ पर रखा है ना, और वो खाना किस स्टेज में है? सॉलिड स्टेज में। किस स्टेज में है? सॉलिड। अमीबा इस खाने के किनारे आएगा अब पहले, और इस खाने को पहले घेर लेगा ऐसे अपनी दीवार से। थोड़ी देर के बाद ये दीवार तोड़कर और खाने को क्या कर लेगा? अंदर कर लेगा, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, है ना। भक्षण करता है। अगर यही लिक्विड को अंदर करता है तो उसको पिनोसाइटोसिस बोला जाता है, ठीक है। तो लेकिन खाना या तो सॉलिड में ले रहा है या लिक्विड में ले रहा है ना। ऐसा हमने इसलिए बताया क्योंकि आप मेढक के बारे में समझ गए होंगे, मानव के बारे में, लेकिन अमीबा के बारे में ना जान पा रहे, इसलिए हमने अमीबा के बारे में बता दिया है, ठीक। अगला लिखिएगा बेटा, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी लिख दे रहे हैं। मृतोपजीवी, इसको बोलते हैं सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक, सैप्रोस का मतलब होता है सैप्रोस का मतलब होता है डिके। वे जीवधारी जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्या मैडम? जैसे कवक, शैवाल नहीं होगा बेटिया, शैवाल किसी खाना खाने नहीं जाते, अपना खाना खुद बना लेते, प्रकाश संश्लेषण होता है ना उसमें, ठीक है। इसीलिए शैवाल को प्लांट में रखा गया है। सोचना पड़ता है एग्जाम में जब क्वेश्चन करने से पहले कि अगर पूछा है तो क्यों पूछा है ना, बेटिया ये गलत हो जाता है। सिली मिस्टेक इसी को बोला जाता है ना। पता लगा आप सब अपनी नज़र में सही करके आए वहाँ, है ना। हम दोस्त को बताएं टेम्पो पकड़ने जब आए घर जाने के, 140 में 140 सही है ना। लेकिन धीरे धीरे जब गलत स्टार्ट होता है, घर पहुँचते वो 17 नंबर पे पहुँचते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, सिली मिस्टेक हो जाता है, छोटा छोटा मिस्टेक जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। आगे बताएं, जैसे कवक। अगला लिखिएगा परजीवी। पैरासिटिक या परजीवी। बताएं। देखिए मैडम, आपके सर में कभी जू रहा? हमारे तो रहा, हम तो साफ साफ कहते हैं रहा है। मम्मी मारती भी थी, चप्पल से मारती थी, हमको याद है ना। नहीं रहा आपका? रहा होगा सबके, रहा। तो शर्मा रहा, नहीं बता रहा, आपके भी रहा होगा, अभी भी है। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी ना नहाइए तो देखो स्टार्ट हो जाएगा आना, अपना घर बनाना स्टार्ट, है ना। तो जो जू होता है एक्चुअल में हमारा खून चूसता है। अब वो ऐसा थोड़ी ना है कि उसके लिए बढ़िया से कोई ब्रेड पकौड़ा दे दे खा ले लगेगा, वो ऐसा नहीं खाएगा। उसके लिए ब्रेड पकौड़ा कोई मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं मज़ा आएगा? ब्रेड पकौड़ा वो खाएगा तो पचेगा, तब जाकर उसको पोषक पदार्थ मिलेगा। खून में तो प्योर पोषक पदार्थ है, आपने पचा बचा के दिया है उसको, अगर उसको निकाल के बाहर फेंक तो मर जाएगा, है ना। तो वे जंतु जो, एक सेकंड रुक जाइए, वे जंतु जो दूसरे जीवित जंतुओं से अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है। वे जंतु
जो दूसरे जीवित जंतुओं, क्योंकि जीवित अगर नहीं लिखेंगे हम तो किस में फिर आ जाएगा, मृतोपजीवी में आ जाएगा ना। इसीलिए भाषा का बड़ा, आप लोग का टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, सब पूरे भाषा की परीक्षा है, याद रखिएगा। टेट वाले बच्चे से आप बात नहीं कर पाएंगे, जो थोड़ा ठीक ठाक लड़का है वो भाषा में घुमा देता है। इसीलिए याद रखिए भाषा की परीक्षा होती है टोटल। जानकारी भले कम हो बट भाषा का यदि ज्ञान है तो आपको पता चल, है ना। ठीक, क्या लिखा बेटा, वे जंतु जो हाँ प्राप्त करते हैं। तो जीवित जंतु जब तक जिंदा है तब तक वो भी जिंदा है ना। वो भी क्या हो जाएगा, कुत्ता मर जाता है बेचारा तो कुत्ते के कान में लगे किलनी भी मर जाता है, मर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि उसका मुख्य पोषण कहाँ से प्राप्त हो रहा है ना। अमरबेल देखा है, कसक्यूटा है ना, पेड़ काट दे कसक्यूटा भी सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि कसक्यूटा को भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है ना। ठीक, तो यही चीज़ भाषा में अगर हम ये ना देखते जीवित तो गलत हो जाता, तब वो किस में आ जाता, समझ में आ रहा है। तो लिख लीजिएगा, परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत आसान सवाल आता है, लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो आप गलत कर जाएंगे। पहला लिखिएगा बेटा, बाह्य परजीवी। पहला क्या बेटा, बाह्य परजीवी, एक्सोपैरासाइट या इक्टोपैरासाइट। दूसरा लिखिएगा अंतःपरजीवी, इंडोपैरासाइट। ठीक है बच्चों, अब बहुत आसानी से समझिएगा इसको। ऐसे परजीवी जो हमारे शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन जो है या अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जूं, खटमल, मच्छर, जोंक, ये सब क्या करते हैं, है ना, खून चूसा करते हैं। अंतःपरजीवी उनको बोलते हैं जो शरीर के अंदर रहकर जो है हमारे रक्त से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःपरजीवी। जैसे एस्कैरिस, एस्कैरिस का नाम सुना है आप लोगों ने, फलाने लड़के का पेट में कीड़ा है ना, और मार एकदम से इतना बड़ा बॉटल वाले लाते हैं, पूरी दवा पिला देते हैं, इतना बड़ा कीड़ा निकलता है उसके मल के द्वारा, है ना। तो वो हमारे शरीर में पहुंचा और आंत से चिपका हुआ है और आंत में घाव भी बना दिया है और उस घाव से क्या ले रहा है, ब्लड ले रहा है। तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, जो आपने खाया कौन खाए ले रहा है, एस्कैरिस खाए ले। तो एस्कैरिस क्या है, अंतःपरजीवी है। लिख लीजिए अंतःपरजीवी। अच्छा दोनों लिखिए, बाह्य परजीवी में लिखिए, बाह्य परजीवी में लिखिए पहले, जूं, खटमल, मच्छर, जूं, खटमल, मच्छर। ये छांटने को आएगा एग्जाम में, जूं, खटमल, मच्छर, जोंक। बहुत लोग की किलनी भी पड़ जाता है, तो किलनी भी, चिल्लर पड़ जाता है भी। बहुत लोग दिवाली में नहाए होंगे, अब पूरे होली में नहाएंगे, इस दरमियान ना परफ्यूम से काम चलाते रहते हैं ना, रोज नहाने वाले में छोटा। गिनती आपकी किस में होती बेटा, रोज नहाने वालों में चाहिए कभी कभी। वेरी गुड, बहुत अच्छी अच्छी लड़की है ना। बहुत लोग करते नहीं है ऐसे, जेल लगा के बाल खड़ा कर लेते है ना। ठीक है, तो अब बहुत दिन तक नहीं नहाएंगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक, तो चिल्लर पड़ जाता है कि नहीं पड़ता है, तो चिल्लर भी किस में आ जाएगा ना, बाह्य परजीवी। अब अंतःपरजीवी में लिखा एस्कैरिस, है ना, एस्कैरिस। एस्कैरिस की हिंदी का इसका नाम है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इसका नाम है। जैसे आपका क्या नाम बिटिया, प्रियंका। अब प्रियंका को कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेट करी तो कैसे करें, है ना। तो ये एस्कैरिस इसका नाम है, नहीं केचुआ को नहीं, केचुआ के जैसा होता है। ठीक है, दूसरी बात लिख लीजिएगा, एस्कैरिस, बुचरेरिया, बुचरेरिया, बुचरेरिया है ना, इससे फाइलेरिया होता है, बुचरेरिया बेनक्राफ्टी से। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। हाँ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से क्या होता है,
मलेरिया होता है ना, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं, प्रोटोजोआ है। फिर लिखिएगा एक और लिख लीजिएगा अमीबा। हाँ इसी में, हाँ इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से क्या होता है ना, डायरिया बीमारी हो जाती है। तो इसी तरह देखा जाए तो बहुत हैं पैरासाइट, ठीक है। चलिए, तो अब पैरासाइट समझ में आ गया, अंतः और बाह्य दोनों होते हैं, ठीक है। तो छाटने को आएगा तो प्लीज छाट लीजिए। अगला लिखिएगा बेटा, तीसरा सहभागिता या सिम्बायोटिक, हाँ सहजीवी जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ सहभागिता या सहजीवी दोनों, सहजीवी। ठीक है, देखिएगा ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव को बिना नुकसान पहुंचाए साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। साथ में जीवन व्यतीत करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं। जैसे लाइकेन, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में लाइकेन। जैसे लगता है कि एकदम से लाइकेन को बैठ के ही पेपर बनाना स्टार्ट करता है ना। लाइकेन, जैसे लाइकेन, हाँ बेटिया सही। जो आपने पढ़ा है लवल वाला, ये टेक्निक पूछा गया था ना, लवक, सब पूछा जाएगा, काहे परेशान है। 7 साल हो गए बिटिया पढ़ाते हुए, आप जैसे लोगों को कितने को टीचर बन गए है ना। मेडिकल स्टोर पे गए तो 10 रुपये का दवा लिया तो दूसरा वाला देख रहा अंदर कैमरे से और 10 रुपये ले लिया, वो आके डांट रहा है 10 रुपये कहाँ ले लियो, 5 रुपये लीजिए सर से। तो हम कहा भैया सर का, सर आप उनको वहाँ पढ़ाते थे, 5 रुपये बच गया मेरा, है ना। नमस्ते नमस्ते किया और छोड़ के, ठीक। लिखिएगा बेटा लाइकेन। अब मैडम लाइकेन से संबंधित सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि लाइकेन क्या है। तब आप बताएंगे कि कवक और शैवाल का मिश्रण है, मिश्रण है। लिख लीजिएगा कवक और शैवाल का मिश्रण है, कवक और शैवाल का मिश्रण है। शैवाल का मिश्रण है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया कवक और शैवाल ही क्यों ऐसा है जो एक दूसरे के क्या हैं, मिश्रण बन जाते हैं। तो वजह यह है कि कवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, हमने थोड़ी देर पहले बताया। क्यों? क्योंकि ये आँख क्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाए। लेकिन किसके पास क्लोरोफिल है? शैवाल के पास। शैवाल को खाना वाना ला के कौन देगा? कवक देगा। और मशीन किसके पास है? शैवाल बना लेगा, तब एक प्लेट इनको भी देगा, आप भी खा लीजिए, है ना। कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं नुकसान पहुंचा। और ज़िंदगी क्या होती है? चलती रहती है। वो एक दूसरे के लिए क्या है? जिंदा है कि नहीं है ना। ठीक। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का सूचक किसे माना जाता है? लाइकेन को। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड को बियर नहीं कर सकते हैं, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये सूख जाते हैं, है ना। समझ में आया क्यों कहा जाता है? तो लिख लीजिएगा कि लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है क्योंकि लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति अति संवेदनशील होता है ना। जहाँ पर थोड़ा सा वायु प्रदूषण बढ़ेगा तुरंत काई सूख जाएगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड SO2
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। अब ऑलरेडी जॉब में है, किस जॉब में? शिक्षा में। तो आप पिछले वाले में नहीं सबमिट पाए थे आप, कोई बात नहीं, इस बार आप सबमिट जाइएगा, आखिरी चांस मिला है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया अंतिम चांस है शिक्षा मित्र का। हो सकता है सरकार बदले, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट आए, क्योंकि वो शिक्षा मित्र मुलायम सिंह की देन है ना, ठीक है, तो हाँ हाँ उन्हीं की देन है, उन्हीं की सरकार में तो ये पोस्ट, हाँ हाँ तो भाजपा की सरकार के नहीं, जो लेकर आए थे ना, जो पैसा देने के बाद जो समायोजन कर दिया, इसलिए जो है राजनीतिक दोष जो है हम लोगों के साथ, ठीक है, तो हो सकता है कि बढ़ जाए, नहीं तो अगर ये योगी जी रह गए तो एक रह जाएगा, वो हो सकता है आखिरी चांस के बाद ना मिले चांस, तो है कौन चांस मिलेगा, वो तो चांस, हर चांस तो हम लोग बाहर कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मेहनत कर लीजिए, दोनों से बाहर कर दिया जबरदस्ती, इसलिए मेहनत, हाँ खैर जो भी, ये राजनीतिक बहस करने का समय नहीं है ना। देखिए अगर हम लोग बात करें बेटा परपोषी, तो परपोषी का तो हमने ये बताया वो खाते कैसे हैं, मेथड के आधार पर डिवाइड किया है ना, लेकिन हम यह भी बताना चाहेंगे कि खाना खाते क्या हैं इसके आधार पर भी डिवीज़न है। भोजन की प्रकृति क्या है, ये तो हमने बताया था कि ग्रहण करने की प्रकृति, और हमने अब क्या बताना है कि भोजन की प्रकृति के आधार पर कौन सा है। तो पहला लिखेगा कि भोजन की प्रकृति के आधार पर परपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। भोजन की प्रकृति के आधार पर परपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है यथा शाकाहारी, पहला क्या बेटा शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी। पहला क्या बेटा शाकाहारी, दूसरा क्या है मांसाहारी। नहीं बस आगे ना लिखिए, अभी बात नहीं। शाकाहारी आपको पता है बेटिया क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? की दाल चावल हाँ हाँ ये नहीं बोला जाए दाल चावल बाटी चोखा जो खाते हो इनोसेंट बच्चे बहुत मिलते हैं हम कोई बात नहीं। देखिए बेटिया इधर, अरे ऐसे बोलते हैं कि वे जंतु जो अपने भोजन में पेड़ पौधे का प्रयोग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं, है ना। मांसाहारी उनको बोलते हैं जो अपने भोजन में दूसरे जंतुओं का प्रयोग करते हैं। उसने नाम नहीं लिखा कि चिकन खाओगे मटन खाओगे, है ना। उसने क्या किया है, दूसरे जंतुओं का प्रयोग करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शाकाहारी उनको बोलते हैं, ठीक है, जो अपने भोजन में वनस्पतियों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी या हार्बीवोरस बोलते हैं। मांसाहारी उनको बोलते हैं जो, ठीक है, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं ना। जीव ना कहिए बिटिया, जीव में पौधे और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ जंतुओं को कहिए, जीव का मतलब होता है जिसमें क्या है इतना कर, हाँ ठीक, इसलिए तो वह जंतु जो दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी बोलते हैं। तो शाकाहारी और हम क्या हैं? शाकाहारी मांसाहारी। तो हमने ऑप्शन में नहीं दिया है सर्वाहारी, तो ऐसे कैसे कह दिया? शाकाहारी। मैम आप क्या हैं? तो शाकाहारी है सर। नहीं हम कुछ नहीं बोले, हमारा मुंह देख के बताइए कि हम शाकाहारी हैं मांसाहारी। हमने ऑप्शन ही नहीं दिया सर्वाहारी का, कैसे लग रहा है? अच्छा देखिए, हाँ हमने ऑप्शन ही नहीं दिया है सर्वाहारी, सिर्फ शाकाहारी मांसाहारी दिया।
नहीं, हमारे मुंह पे लिखा हुआ है। हाँ, हम आपको बता देंगे मांसाहारी हैं आप। कैसे गलत है? देखिए, है कहानी ये है, इस दुनिया में जितने भी इंसान प्रजाति हैं सब मांसाहारी हैं। और इंसान ही नहीं, कोई भी है जिनमें क्या पाया जाता है बेटा? कैनाइन दांत पाया जाता है। वो सब किस में आते हैं? मांसाहारी। तो आप में कैनाइन दांत है कि नहीं है ना? समझे? कैनाइन दांत होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? आपको पता है कि बक्कल कैविटी में कितने दांत होते हैं? 32 में से 8 इंसीजर या कृंतक, 4 कैनाइन, है ना, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर। तो कैनाइन दांत जिसमें भी पाया जाएगा वो सब किस में आते हैं? कार्निवोरस या मान। जब भगवान ने इस संसार में इंसानों को लॉन्च किया था पहले, ठीक है, तो उस समय कौन सा किसी को पता था? वो लोग क्या करते? कच्चा मांस खाते थे। और कच्चा मांस खाने के लिए कौन सी दांत जरूरी है? कैनाइन, क्योंकि कच्चा मांस को चीरे फाड़ेगा कौन? कैनाइन, है ना? तो जिन जंतुओं में कैनाइन दांत उपस्थित होता है उनको हम लोग किस में रखते हैं? और जिनमें कान, है ना? तो इस हिसाब से इंसान क्या हुआ? मांसाहार। जब यही इकोसिस्टम हम लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं कि मनुष्य को कहाँ रखते हैं? सबसे ऊपर रख रहे हैं। और रखने के पीछे वजह क्या है? कि वो सब खा लेता है, दोनों वैरायटी को खा लेता है ना? अगर इसीलिए बहुत कंट्रोवर्शियल बातें होती है कि उसको तृतीयक उपभोक्ता में भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उच्च कोटि का मांसाहारी है कि नहीं है ना? फिर टॉप पर इसलिए रखते हैं क्योंकि मांसाहारी और शाकाहारी मतलब सर्वाहारी हो। ठीक, तो यही सब समझ। शाकाहारी मांसाहारी की पहचान ही यही है, क्या? कैनाइन दांत पाया जाता है ना? अब कुत्ता को कहा जाए तो अब उसका मुंह फाड़ के देखने नहीं लगना कैनाइन है, ये पैर फाड़ देगा, है ना? तो कुत्ता क्या है? मांसाहारी है। अब बहुत लोग बाई चॉइस कुछ खा ले तो अलग बात है ना? एक ऑस्ट्रेलिया में आदमी है तो जिंदगी भर दूध पिया, तो दूधाहारी उसको बोल देंगे? नहीं बोलेंगे ना। जो प्रकृति ने बना के रखा है हम वो तो पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम में ना कोई चॉइस चलता है, ना कोई धर्म जाति या आपका कोई रहने सहने का। किसका चलता है? जो कुदरत ने आपको लॉन्च किया है वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहा है ना? बहुत लोग कहते हैं हम अंडा खाते हैं ना, वेजिटेरियन अंडा खाते हैं तो अंडाहारी हो गए, है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, शाकाहारी और मांसाहारी के बीच क्या डिफरेंट है? कैनाइन। इसके अलावा भी क्या फ़र्क है? कोई आपके एग्ज़ाम में एक सवाल आया है 2-3 साल पहले की बात होता है, उसमें पूछा गया तो बड़ा हल्का सवाल पूछा गया, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हल्का है बट है बहुत डीप। ठीक है, अगर पूछा गया था निम्नलिखित में से किसकी आंत बड़ी होती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ था शेर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था बेटा, ठीक है, कुत्ता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था आपका, ठीक है, कुछ और दिया हुआ था याद नहीं यार। चौथा ऑप्शन दिया हुआ था बकरी। ठीक है, आप बताइए, हाँ, है ना? बहुत लोग तो शेर बॉडी की अपेक्षा शेर को बता दिए होंगे, लेकिन एक्चुअल में कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि शाकाहारी की छोटी आंत मांसाहारी से बड़ी होती है। शाकाहारी की छोटी आंत मांसाहारी से क्या है? बड़ी होती। क्यों? क्योंकि शाकाहारी को सेलुलोज पचाना है और सेलुलोज को पचाने के लिए सरफेस एरिया क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। मांसाहारी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो इनमें कौन शाकाहारी है? बकरी हुआ कि नहीं? तो दिख तो रहा, बहुत लोग तो पहले लगाए होंगे शेर बड़ा होता है तो आंत भी बड़ी होती होगी, लेकिन क्या है ना? गलत बात है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ अंतर है। पिल्ला देखे हो, है ना? आजकल पिल्ले का सीजन है ना? हमारे घर के बगल में 4-5 पिल्ला रहता है। जाते तो पैंट खींचने लगता है सर ऐसे करके, है ना? हमको डर लगता है। हम वहाँ जाते तो बिल्कुल गाड़ी धीमे कर लेते, आ जाएगा पे पे करके भागेगा, है ना? मोस्टली पिल्ला जो है गाड़ी के नीचे आकर ही मरते हैं। ठीक, तो बच्चे जब, है ना, कुत्ते का बच्चा जो होता है जब वो पैदा होता है तो उसकी आंखें बंद रहती है ना? 1 सप्ताह के बाद खुलता है, ऐसा है कि नहीं? तो मोस्टली जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंखें जो है वो जन्म के कुछ दिन के बाद खुलता है, और जो शाकाहारी होती हैं उनके जन्म के तुरंत बाद खुल जाता है ना? तो
हाँ गाय, तो थोड़ा सा ये अंतर जानना है, नहीं तो पता लगे शाकाहारी को मांसाहारी बैठे, मांसाहारी को शाकाहारी समझ के बैठे, गलत हो जाएगा, है ना। अब आता है सर्वाहारी, है ना, जो दोनों को खाते हैं। सर्वाहारी एक कंडीशनल है, ठीक है, ऐसी कंडीशन अलाउ कर गया इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, अदरवाइज मांसाहारी और शाकाहारी का ही कॉन्सेप्ट है बाय नेचर, ठीक है। चलिए, तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, फूड का नेचर बदला तो क्या हो गया, एनिमल्स का पोषण भी बदल गया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अगला लिखिएगा रुधिराहारी। हाँ, ये भी पूछा जाता है, रुधिराहारी, है ना, रुधिराहारी, हाँ रुधिराहारी, सैंग्विवोरस बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब देखिए इधर, वे जंतु जो खून चूस कर अपना पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, जैसे क्या जोंक, खटमल, मच्छर, ये सब किस में रखे जाएंगे, रुधिराहारी में रखे जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए कीटभक्षी, ये भी आपके एग्जाम का पेट टॉपिक होता है, कीटभक्षी, ठीक है। कीटभक्षी किसको बोलते हैं, जो कीटों को खाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कौन सा बेटा, वो पौधा तो हमने लिखाया नहीं है, है ना, बगुला। बढ़िया, चलिए लिख लीजिएगा, मेढक, सांप, सांप, मेढक, है ना, कैसा, और लिखिएगा छिपकली, छिपकली, ठीक है। अब बिटिया यहाँ पर आपकी गलती इसलिए हो रही है, आपने बगुला इसलिए बोल दिया क्योंकि जान नहीं पाए कि कीट कहते किसको हैं, है ना, कीट कहते किसको हैं, नहीं तो आप बगुला आंसर ना देते, ठीक है। हाँ, तो कीट की परिभाषा अलग होती है, ठीक है। तो जरा पहले कीट के बारे में समझे तब आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, फिर पढ़ते हैं पोरीफेरा, फिर पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा या निडेरिया, फिर पढ़ते हैं प्लेटीहेलमिन्थीज, फिर पढ़ते हैं एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोडा पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं एनालिडा पढ़ते हैं, है ना, फिर पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा, क्या पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा के बाद कार्डेटा, है ना, जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक। तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी, आर्थ्रोपोडा। तो कौन सा संघ है बेटा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रास का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडास का मतलब होता है लेग्स। तो जिसमें जोड़ीदार पैर पाए जाते हैं, ठीक है, उनको किस में रखा जाता है, आर्थ्रोपोडा में रखा। आर्थ्रोपोडा के क्लास हैं, 4 क्लास हैं, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और सही कर ले जाएगा, नहीं तो पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में कौन सा कीट है। पहला ऑप्शन देता है केकड़ा, है ना, दूसरा ऑप्शन दे देता है मकड़ी, तीसरा ऑप्शन दे देता है किलनी, चौथा ऑप्शन दे देता है आपका काकरोच। तो लोग जान ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में कीट किसे कहा जाता है, कौन सा इसमें कीट है। हाँ, ये सब नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है बताते हैं आपको, ठीक। देखिए, आर्थ्रोपोडा के 4 क्लास होते हैं। पहला बेटा क्रिस्टेशिया, कौन सा बेटा, क्रिस्टेशिया। दूसरा है बेटा मायरीपोडा, कौन सा बेटा, मायरीपोडा। तीसरा ऑप्शन है इंसेक्टा और चौथा है आपका आर्किनिडा। कितने क्लास है बेटा, 4 क्लास हैं, ठीक है। क्रिस्टेशिया में वे जंतु आते हैं, ठीक, जिनके पैर जो है वो रोम जैसा होता है। कैसा होता है, रोम जैसा, और उनके शरीर पर 2 एंटीना निकला होता है, जैसे लड़कियों का चुग्गा नहीं होता है, चुग्गा जानते हैं, ऐसे बाल रबड़ में लगाए रहते हैं, वैसे 2 एक्चुअली में जैसे हम लोग मोबाइल का नेटवर्क कैच करने के लिए टावर लगाते हैं, वैसे उनका चुग्गा होता है जिसको एंटीना बोला जाता है, ठीक है। ये उनका एक सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है, जो क्या करते हैं, संवेदना को ग्रहण करते हैं,
कि आगे जाएंगे तो आगे दीवार है, लड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसी संवेदना किससे वो एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और उनमें कौन सा आता है बेटा, केकड़ा आता है। क्रिस्टेशिया में कौन आता है, केकड़ा आता है और झींगा मछली आता है। तो बिल्कुल विद्या की कसम खा लीजिए कि झींगा मछली नहीं है, भले ही मछली लगा हो तो क्या हुआ। हम कल पढ़ा रहे थे, हमने बताया 4 मछली का नाम बताइए किसी, तो पहले चिल्ला के झींगा मछली, हमने कहा पहले आंसर गलत। इसका मतलब 2 बातें। हमारा भतीजा था तो उससे मुझे बताइए अकबर के पिता का क्या नाम है, तो बहुत बोलता है, तो कहने लगा बीरबल। हम भक्त, तो दोनों नहीं जानते हैं, एक तो अकबर के बारे में नहीं जानते, बीरबल के बारे में नहीं जानते। तो वही लड़की है ना, वो मछली के बारे में जानती ना झींगा के बारे में जानती। झींगा मछली नहीं है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मीन नहीं है ना। तो झींगा आएगा तो आपके दिमाग में चल झींगा मछली है, झींगा मछली नहीं। मायरीपोडा किसको बोलते हैं, जिनमें बहुत सारे खंड होते हैं और पहला और आखिरी खंड छोड़कर जितने भी खंड पाए जाएंगे सब में 2-2 पैर पाए जाएंगे, है ना। जैसे कनखजूरा देखे हैं, है ना। तो इसमें कौन आ जाएगा बेटा, कनखजूरा। कनखजूरा में बहुत पैर होते हैं, है ना। 10-12 टूट भी जाता है तो भी आराम से चला जाता है। देखे हैं कनखजूरा अब, है ना, कोई बात नहीं। आपने देखो जब बारिश होती है, बारिश निकल जाती है तो एक और जंतु छोटे छोटे आते हैं लाल लाल कलर के, लाइन से चलते हैं, उसको लिल्ली घोड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिल्ली घोड़ी, सुना है नाम हैं? आपके कहाँ क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ लिल्ली घोड़ी बोलते हैं या गिजई बोलते हैं। सर आपको उधर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप, लिल्ली घोड़ी, थायरोग्लाटस नाम है उसका एक्चुअल में अंग्रेजी में। कनखजूरा को सेंटीपीड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिल्ली घोड़ी भी किस में आता है, हाँ लिल्ली घोड़ी, या इसको गिजई बोलते हैं। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बेटिया, वो अलग बात है कि आप लोग बुक पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑथेंटिक किताबें पढ़ना, ठीक है। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छा टीचर हो जो गाइड करे एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है। लोगों हमने बताया कितना आसान लग रहा है ये सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा कीट है, लेकिन उस कीट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दिखता तो बहुत आसान है बट आसान नहीं होता है, वास्तविकता तो ये है ना। मेरा चलो तो टीचर की परीक्षा हम IAS से ज़्यादा टफ करवा दें, उसके पीछे वजह ये है कि IAS जाके प्रशासन देखेगा, टीचर तो भारत के भविष्य का तो निर्माण करेगा ना। पता लगता है कि टीचर नौकरी पा जाते हैं ऐसे ऐसे करके फिर चले आते हैं, ऐसे ऐसे मतलब समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे मतलब समझ रहे हैं। शिक्षा का परिभाषा जो है दिक्कत करता है, तो स्वेटर बुन के चले आते हैं ना, खैर कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, ये वास्तविकता है, भले अच्छा ना लग रहा हो एक्सेप्ट करने में बट एक्सेप्ट कर। चलिए आइए बेटा, तो इसमें बहुत सारे पैर पाए जाते हैं। इंसेक्टा की अगर हम बात करें तो इसमें 3 पेयर लेग्स होते हैं। कितने बेटा, 3 पेयर लेग, 3 जोड़ी पैर अगर पाए जाएंगे उन्हीं को हम कीट कहेंगे, बाकी किसी को कीट नहीं कहेंगे, चाहे जो जाए इस दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। कि इंसेक्ट उन्हीं को कहते हैं जिनमें क्या है बेटा, 3 जोड़ी पैर पाया जाएगा। जैसे लिख लीजिए बिटिया, जैसे कौन कौन आएगा, क्योंकि इतना तो जान नहीं, पैर तो पकड़ के गिनने नहीं लगोगे, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा मच्छर, खटमल, मच्छर, खटमल, जूं, टिड्डा, टिड्डा, कॉकरोच, कॉकरोच, मक्खी। अब मक्खी कोई भी हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे घरेलू मक्खी हो, चाहे टैबनेट फ्लाई हो, चाहे सीसी फ्लाई हो, ठीक है। फिर अगला लिखिए बेटा, मक्खी लिख लिया, कॉकरोच लिख लिया, और तितली। तितली वाला बड़ा कंफ्यूज जनरेट कर देता है, लोगों को लगता है कि तितली कीट नहीं है बट कीट है, ठीक है। तो ये सबको किस में रखा जाता है बेटा, इंसेक्ट्स में रखा जाता है। आर्किनिडा में लिखिएगा, इनमें 4 जोड़ी पैर होते हैं, 4 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें कौन कौन आता है लिखिएगा, मकड़ी,
मकड़ी, किलनी, किलनी नाम सुना है किलनी का ना, कुत्ते का लग जाता है ना। किलनी के बाद लिखेगा चिचड़िया, चिचड़िया का नाम सुना है ना। बहुत दिन जो नहीं नहाते हैं उनके चिल्लर पड़ जाता है, उसी को चिचड़िया बोलते हैं। ठीक, हाँ बहुत लोग नहीं नहाते आजकल तो बहुत ऐसे हैं ना। सिंटेक्स का पानी नहाना भी नहीं चाहिए है ना, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है ना। फिर लिखिएगा बेटा, क्या लिखा, बिच्छू। टिक्स और माइट्स का नाम सुना है आपने? भुनगा उनगा कुछ बोलते हैं उसको, टिक माइट्स, टिक्स एंड माइट्स, टिक्स और माइट्स। ये भी किस में आता है? आर्कनिडा में आता है। टिक्स और माइट्स, MITES। ठीक है, तो कीट वाला कंसेप्ट समझ में आया। तो अब जो इसमें आएगा उसी को क्या कहा जाएगा? कीट कहा जाएगा। पक्का? आगे बताएं। चलिए, तो हमने आपको बता दिया कि वह जंतु जो कीटों को खाता है उसको हम लोग किसको कहते हैं? कीट भक्षी कहते हैं, है ना। अब हेडिंग बना लीजिएगा, कीट भक्षी पौधा, नोट करके, कीट भक्षी पौधा। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे आप लोग से। ठीक है, अभी और क्लास है। थैंक यू सो मच।